फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कुछ प्रभावी टिप्स। व्यक्तिगत जीवन में कुछ आर्थिक लक्ष्य हासिल करने के लिए सुनियोजित और यथाक्रम योजना तैयार करना मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग करना होता है। हम में से कई लोगों को ये बहुत मुश्किल और हड़बड़ा देने वाली बात लग सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे कागजात, बहुत समय लग सकता है और ये बहुत जटिल प्रक्रिया हो सकती है। फिर सबसे आसान लगने वाले फिक्स डिपॉजिट एफडी या कुछ बीमा योजनाएं हम लेते हैं और इसी गलतफहमी में कई बार अच्छे विकल्प हमसे छूट जाते हैं। यहाँ हम कुछ आसान टिप्स देखने वाले हैं जिससे आपको जरूरी निवेश के विकल्प पता चल जाएंगे। 1. व्यक्तिगत बजट तैयार करना। आप नौकरी कर रहे हो या व्यवसाय या अपना खुद का कोई काम कर रहे हो, लेकिन महीने के आखिर में खर्चों के लिए आपको समझौता करना पड़ता हो या कर्जे के हफ्ते भरने और जरूरी खर्च करने के बाद पैसे बाकी नहीं बचते हो, तो याद रखो, यहाँ बिना किसी अनपेक्षित खर्चे को ध्यान में रखते हुए आपने अपनी कमाई इस्तेमाल की है, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित नहीं होता। इसके लिए बजट तैयार करना ये एक सटीक विकल्प है। इसमें आमदनी और खर्चा, बचत के विकल्प, इन सब के बारे में सोचा जाता है। उनकी प्रधानता तय की जा सकती है और अनपेक्षित खर्चों के लिए तैयारी की जा सकती है, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला चरण है। 2. बचत। फाइनेंशियल प्लान बनाते वक्त बचत करना मतलब सुनियोजित बचत करना होता है। इसका मतलब सिर्फ कुछ एक तय रकम हर महीने बचा के रखना नहीं होता, बल्कि आदर्श प्रमाण ये है कि हर महीने खर्चों के लिए जितनी रकम लगती है, उसके 6 गुना रकम बचत खाते में होना जरूरी है। मतलब अगर महीने का खर्च, जिसमें घर के खर्चे, दवाइयों का खर्च, शिक्षा पर होने वाला खर्च, इन सब के लिए लगने वाली रकम अगर 25,000 हो, तो कम से कम 1.5 लाख रुपए आपके बचत खाते में होना जरूरी है। ये रकम सिर्फ मुश्किल समय में इस्तेमाल करने के लिए ही नहीं, बल्कि अगर नौकरी या व्यवसाय से नियमित रूप से आने वाले पैसे में कोई रुकावट आ जाए, तो कम से कम घर का खर्चा निकले, इसके लिए भी होती है। ये रकम बनाने के लिए एक आसान सा सिद्धांत बताया जाता है। आपकी मासिक आमदनी के 10 से 20% रकम बचत कर दो और इसी तरह से उसे 6 गुना कर दो। 3. कर्जे का भुगतान। याद रखिए कि आपने कर्जा लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गुनाह किया है। कर्जे को बोझ मानकर उसे ढोने की जरूरत नहीं है। इसका भी प्रबंधन करना बहुत आसान है। अपने कर्जे को वर्गीकृत करें, जैसे कि कौन से कर्जे पर ज्यादा प्रतिशत ब्याज देना होता है, जैसे कि गृह कर्ज सस्ता है और व्यक्तिगत कर्जे पर ज्यादा प्रतिशत ब्याज आप देते हैं। ऐसे समय में सबसे पहले व्यक्तिगत कर्जे का भुगतान कैसे और कितनी जल्दी किया जा सकता है, इसके बारे में सोचें। इसके लिए आपने पहले जो व्यक्तिगत बजट तैयार किया है, उसमें लिखे कौन से खर्चे आप टाल सकते हैं, वो देखिए। कोई खर्चा टालना या उसमें समझौता करना, इसे कंजूसी नहीं कहते हैं और उससे हमें दुखी भी नहीं होना है, क्योंकि हम इससे उस कर्जे का भुगतान कर रहे हैं जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता देगा। कोई भी नई निवेश योजना शुरू करने से पहले वो रकम कर्ज का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं, इसके बारे में जरूर सोचें। 4. बीमा लेना। कई बार ऐसा देखा गया है कि टैक्स में सहूलियत मिलती है, इसलिए बहुत सी बीमा पॉलिसी ली जाती है। एक ही समय में 10 से 12 बीमा पॉलिसी खरीदकर उसके हफ्ते भरे जाते हैं। बीमा ये सुरक्षा के लिए जरूरी तो है, लेकिन बहुत सारी बीमा पॉलिसीज में निवेश करने से अच्छा है कि आप दूसरे विकल्पों के बारे में भी सोचें। बीमा के बारे में विशेषज्ञों का मानना है कि घर के कमाने वाले व्यक्ति की मासिक आमदनी के 20% भुगतान करना हो, ऐसी जीवन बीमा योजना आप ले सकते हैं। मतलब घर में पति पत्नी कमाने वाले हों तो दोनों का जीवन बीमा करवाना जरूरी है। घर के बच्चे और बुजुर्ग लोगों का जीवन बीमा करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य बीमा सबका होना जरूरी है, जिसमें छोटे बच्चे, कमाने वाले लोग और बड़े बुजुर्ग भी शामिल हैं। साधारणतः हर एक का 2 लाख का स्वास्थ्य बीमा होना जरूरी है।
लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर ये आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो स्वास्थ्य बीमा बिल्कुल ही न होने से अच्छा है कि हर एक का कम से कम 1 लाख का बीमा तो जरूर हो। 5. निवेश के विकल्प। आर्थिक साक्षरता के बारे में जानते वक्त निवेश के अनेक विकल्पों के बारे में सोचा जाता है, जिसके बारे में हमने बस सुना होता है। इक्विटी फंड्स, सोना, रियल एस्टेट, ऐसे अनेक विकल्प इसमें होते हैं। इक्विटी फंड्स में मुख्यतः म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स आते हैं। जब कम अवधि में भुगतान की जरूरत ना हो, तब इन विकल्पों का सही अभ्यास कर या विशेषज्ञों की सलाह लेकर इसमें निवेश किया जा सकता है। जैसे कि बच्चों की उच्च शिक्षा या शादी के लिए अभी बहुत साल बाकी हैं, तब इसके बारे में सोचा जाता है। सोने की खरीदारी ये हमारे यहाँ एक पारंपरिक और सांस्कृतिक निवेश माना जाता है। फिर भी इसमें सिर्फ जेवर या आभूषणों की खरीदारी करना यही एक निवेश माना जाता है। लेकिन सच बात तो ये है कि उसकी बनावट और व्यय, इन चीजों के लिए उसकी सही आय हमें वापस नहीं मिलती, बल्कि आजकल गोल्ड बॉन्ड ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं। इसमें सोने का बाजार जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे उससे वापस मिलने वाली आय भी बढ़ती है। रियल एस्टेट ये भी एक निवेश का अच्छा विकल्प है। ये एक अचल संपत्ति है। ये सिर्फ शहरों में अपना घर होने तक सीमित नहीं है। आपका खुद का घर जरूर बनाएं, लेकिन पुश्तैनी घर हो तो जगह में निवेश करना ये भी रियल एस्टेट में निवेश करने का अच्छा विकल्प है। निवेश का एक आदर्श सिद्धांत ये कहता है कि मासिक आमदनी का 20% हिस्सा किसी न किसी माध्यम से निवेश जरूर होना चाहिए। 6. टैक्स प्रबंधन। टैक्स प्रबंधन ये ज्यादातर उन लोगों के लिए लाभकारक होता है जिनकी एक साल की आमदनी 6 लाख से ज्यादा होती है। सालाना आमदनी अगर उससे कम हो तो टैक्स प्रबंधन की जरूरत नहीं होती। फिर भी कुछ बीमा कंपनियां टैक्स में सहूलियत देती हैं, गृह कर्जे पर छूट मिलती है और कुछ निवेश की योजनाओं पर छूट मिलती है। 7. निवृत्ति कोष। आज नौकरी का जो स्वरूप पाया जाता है, उसमें सेवानिवृत्ति वेतन नहीं मिलता है। मतलब हमें उसका संचय आज से ही शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही आसान सा समीकरण है। हमारा आज का खर्च कितना है, इस पर हम कितने सालों बाद सेवा से निवृत्त होने वाले हैं और साधारणतः आज का महंगाई का दर क्या है, उसका औसत निकालकर उसके अनुसार निवेश करें। इसके लिए बहुत सी बैंक्स सेवानिवृत्ति योजनाएं चलाती हैं। इसके अलावा सरकारी योजनाएं हैं, उनमें अपने पैसे निवेश करें। अब हमने कुछ आम टिप्स देखी जिससे फाइनेंशियल प्लानिंग करना आसान हो जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग जितनी आसान होती है, उतनी ही सरल होती है। और एक अहम बात यह है कि इसके लिए जरूरी कागजात और संबंधित लोगों के बारे में घरवालों को जानकारी देना जरूरी है। तो आप जब भी इसके लाभ लेने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, जैसे कि किसी बीमारी की वजह से आप खुद ही अस्पताल में इलाज ले रहे हों या घर के किसी अन्य सदस्य को आपकी अनुपस्थिति में इसकी आवश्यकता हो या फिर कहीं आपके साथ ही कोई अनहोनी हुई हो, तो इसका लाभ समय रहते उठाया जा सकता है।